अस्सलाम वालेकुम सामिईन व नाज़रीन, खुशामदीद, खैर मक़दम और वेलकम है आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल रिज़वान ज़हीर में। मैं हूं आपका दोस्त और साथी रिज़वान ज़हीर। सबसे पहले मैं शुक्रगुज़ार हूं आप सभी सामिईन का, क्योंकि आप लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा प्यार व मोहब्बत और शफ़क़त से नवाजा है। क्योंकि पिछली कई वीडियो में आप लोगों ने जिस तरह से अपने तासुरात और फ़ीडबैक पेश किए, जिसका मैं शुक्रगुज़ार हूँ। तो चलिए बिला ताख़ीर हम शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आप सबों को बता दूं कि मैं आज की इस वीडियो में बहुत ही ख़ास और इम्पोर्टेंट चीज़ पर बहस करने वाला हूं। यानी जिन लोगों ने सेशन 2019-20 के लिए दाखिला इम्तिहान यानी एंट्रेंस टेस्ट दिया है, उनको एडमिशन के वक्त यानी जब उनको काउंसलिंग लेटर मिलेगा, जब काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा, उस वक्त उन्हें कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे, यानी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट क्या होंगे। दूसरी चीज़ मैं बताऊंगा कि फ़ी स्ट्रक्चर, यानी कौन से कोर्सेज़ में कुल कितने फ़ी पेमेंट करने होंगे। और जो तीसरी चीज़ होगी वो रिज़र्वेशन से होंगी, यानी मानों में किन लोगों को कितना रिज़र्वेशन मिलता है, किस कैटेगरी के लिए कितनी सीटें महफूज है। तो ये बहुत ही ख़ास और इम्पोर्टेंट होने वाली है, आप सबों को ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और अगर कहीं पे किसी तरह का कोई डाउट लगे या कोई और जानकारी आप मुझसे जानना चाहे तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखूँ, मैं हमेशा आपके लिए हाजिर हूँ। तो चलिए बिला ताख़ीर शुरू करते हैं। ये PDF फाइल मैंने प्रीवियस ईयर में जो डॉक्यूमेंट मांगे गए थे उसी के बेसिस पर खुद से तैयार किया है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि मैंने यहाँ लिखा है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, यानी जब आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा तो कौन से डॉक्यूमेंट आपको वहाँ सबमिट करने होंगे, साथ में कौन से डॉक्यूमेंट रखने होंगे। तो ये मैं पूरी इसकी लिस्ट बता दे रहा हूँ कि आपको ये चीज़ें तैयार रखनी है, यानी रेडी कर लेनी है इन चीज़ों को। क्योंकि आपने एडमिशन के लिए जो एडमिट कार्ड निकाला था, यानी हॉल टिकट होना आपके साथ ज़रूरी होगा। जैसे PhD, MTech, MCA, MBA, MAd, BTech, B.Ed, पॉलिटेक्निक और DLED, यानी किसी भी कोर्स के लिए आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जा रहे हैं तो उसके साथ आपको उसका हॉल टिकट रखना ज़रूरी है। उसके बाद जो दूसरी चीज़ आती है वो ये आएगा कि प्रूफ ऑफ उर्दू एज ए लैंग्वेज, यानी जब आप फॉर्म अप्लाई कर रहे थे तो आपसे कहा गया था कि आप एक ऐसा डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करें जो कि आज जिस लेवल तक आपने उर्दू पढ़ी है, तो वहाँ पे आपने मैट्रिक, इंटर या ग्रेजुएशन जिस लेवल भी आपने डाला था कि मैंने इस लेवल तक उर्दू पढ़ी है, मेरी उर्दू की ये सर्टिफिकेट है, तो उसकी ओरिजिनल कॉपी आपको साथ रखनी होगी। दूसरी चीज़ जो आती है वो है कि मार्कशीट ऑफ 10th या और इक्विवेलेंट, यानी मैट्रिकुलेशन या उसके बराबर की जो आपकी डिग्री है उसकी मार्कशीट आपको होनी चाहिए। दूसरा 12th की मार्कशीट एंड प्रोविज़नल सर्टिफिकेट भी आपको ओरिजिनल साथ होना ज़रूरी है। उसके बाद यहाँ तो चौथी चीज़ कही गई है वो है मार्कशीट ऑफ ग्रेजुएशन, यानी आपको ग्रेजुएशन का मार्कशीट होना ज़रूरी है। तो ग्रेजुएशन की मार्कशीट उन कोर्सेज़ के लिए जो ग्रेजुएशन के बाद होता है, जैसे B.Ed या फिर MBA, MCA वगैरह के जो कोर्सेज़ हैं, उन कोर्सेज़ में आपको ग्रेजुएशन की मार्कशीट देनी ज़रूरी है। तो पांचवी चीज़ बता दूं कि मार्कशीट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन, यानी मास्टर डिग्री जो है, अगर आपने वो मास्टर डिग्री किया है तो आपको मास्टर डिग्री की भी मार्कशीट सबमिट करनी होंगी। मार्कशीट वहाँ पे ओरिजिनल कॉपी दिखानी होंगी, अगर नहीं किया है तो कोई बात नहीं। फिर उसके बाद जब आते हैं हम, ये इम्पोर्टेंट है और ये सभी कोर्सेज़ के लिए कॉमन है, क्या आपको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट यानी TC होनी चाहिए। प्रीवियस यानी लास्ट ईयर आपने जहां स्टडी किया था, जिस सेंटर पर आपने पढ़ाई की थी, वहां से आपको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट निकलवाना होगा। फिर उसके बाद माइग्रेशन सर्टिफिकेट, जिस कॉलेज, स्कूल या यूनिवर्सिटी से आपने पढ़ाई की है वहां से आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट निकलवानी होंगी। फिर उसके बाद वैलिड कास्ट या कैटेगरी सर्टिफिकेट, यानी अगर आप किसी स्पेशल कास्ट से बिलोंग्स करते हैं तो उसके लिए आपको कास्ट सर्टिफिकेट यानी जाति प्रमाण पत्र जो कहते हैं वो होना ज़रूरी है। मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको बता दूँ कि जाति प्रमाण पत्र आपको ऐसा होना चाहिए जो आपके डिस्ट्रिक्ट से बना हो, वो वैलिड होगा। और उसके बाद अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग्स करते हैं, जैसा कि अभी EWS कोटा आया है,
तो उसमें अगर आप EWS से हैं, आपने वहाँ टिक किया है कि मैं EWS से हूँ, फॉर्म अप्लाई करते वक्त, तो आपको EWS का सर्टिफिकेट देना होगा। या फिर इसी तरह से आप PWD से हैं या फिर कोई स्पोर्ट्स एंड गेम्स वगैरह से अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग्स करते हैं तो वहाँ आपको उसकी ओरिजिनल सर्टिफिकेट दिखानी होंगी। फिर उसके बाद मैं अब नवी चीज़ पर आता हूँ, वो क्या है, बोनाफाइड कंडक्ट कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी आपको साथ रखना ज़रूरी होगा, और ये आप जहाँ प्रीवियस ईयर में पढ़ाई किया है आपने, वही स्कूल वही एडमिनिस्ट्रेशन आपको ये बना कर देगा कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जिसे हिंदी में आचरण प्रमाण पत्र कहते हैं। फिर उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ, और अगला क्या है, 4 पासपोर्ट साइज लेटेस्ट कलर फोटोग्राफ ऑफ कैंडिडेट। यानी जो स्टूडेंट वहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा जाने जा रहे हैं, काउंसलिंग के लिए जा रहे हैं, उन्हें अपना पासपोर्ट साइज़ की 4 लेटेस्ट फ़ोटो होनी चाहिए। उसके बाद जो आखिरी चीज़ है, आखिरी डॉक्यूमेंट है, वो फोटोग्राफ ऑफ ईच ऑफ पेरेंट्स और गार्जियन। यानी आपके किसी गार्जियन या आपके पेरेंट्स का एक फ़ोटो होना आपको साथ ज़रूरी है। यानी जब आप काउंसलिंग के लिए जाए तो वहाँ पर आप अपने गार्जियन या पेरेंट्स, फादर या मदर की किन्हीं एक का भी फ़ोटो आपको साथ रख लेना ज़रूरी होगा। तो ये चीज़ें मैं आपको बता दिया। यही डॉक्यूमेंट आपको वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वक्त सबमिट करने होंगे। ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और मैं इसमें बता दूँ कि इनकी जो भी सेट्स आप बनाएंगे, यानी जितने जो मैंने 11 डॉक्यूमेंट यहाँ नीचे बताए हैं, उन 11 डॉक्यूमेंट का 2 सेट यानी 2 सेट तैयार करेंगे और दोनों को के लिए एक फ़ाइल रखेंगे। उसी फाइल में आपको ये डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे जिस सेंटर पर आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जा रहे हैं। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं। अगर किसी तरह का कोई डाउट हो तो नीचे हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं हमेशा आपके लिए तैयार हूँ। उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। जैसा कि आपको बताया था कि मैं 3 चीज़ें बताऊँगा, एक डॉक्यूमेंट, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, और दूसरा उसके बाद फ़ी स्ट्रक्चर। कई लोग फ़ी स्ट्रक्चर के बारे में भी पूछ रहे थे कि कुल कितने हमें फ़ी एडमिशन के लिए चार्ज देने होंगे। तो मैं बता दूं कि मानो हेड क्वार्टर यानी हैदराबाद या फिर उसके ऑफ कैंपस, जैसे एजुकेशन के 8 सेंटर्स हैं, या फिर उसी तरह पॉलिटेक्निक वगैरह के भी अलग अलग बिहार, बेंगलोर और कटक वगैरह में पॉलिटेक्निक के सेंटर हैं, या फिर मानो का एक ऑफ कैंपस लखनऊ में भी है, लखनऊ उत्तर प्रदेश में। तो उनमें दोनों में फ़र्क है फ़ी स्ट्रक्चर में। यानी अगर आप हेड क्वार्टर हैदराबाद में एडमिशन ले रहे हैं तो वहाँ आपको अलग चार्ज देना होगा। अगर आप हेड क्वार्टर यानी हैदराबाद से बाहर किसी अदर सेंटर पर एडमिशन ले रहे हैं तो वहाँ आपको अलग चार्ज देना होगा। सबसे पहले यहाँ पर आप देख रहे हैं कोर्स का नेम, जैसे PhD, MTech, MBA, MBA, MCA, और उसके बाद यहाँ एक आ रहा है मेन कैंपस और दूसरा ऑफ कैंपस। तो मेन कैंपस के लिए ये है और ऑफ कैंपस के लिए ये है। मैं इनमें से कुछ चंद का नाम बता दूं। जैसे अगर आप B.Ed करना चाह रहे हैं तो मेल के लिए 5200 रुपये हैं, या फिर फीमेल के लिए यानी महिला या खातिन के लिए सिर्फ़ और सिर्फ 1150 रुपये फर्स्ट सेमेस्टर के देने होंगे। और उसी तरह से अगर आप ऑफ कैंपस में हैं, हेड क्वार्टर इन हैदराबाद से बाहर हैं, तो B.Ed के लिए मेल को, बॉयज़ को 5000, या फिर अगर फीमेल है यानी कोई खातून है तो उसको सिर्फ़ और सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, एक सेमेस्टर के लिए 950 देने होंगे। यहाँ एक चीज़ बता दूँ कि यहाँ मानो में स्पेशल खातून के लिए यानी फ़ीमेल के लिए बहुत कंसेशन दिया गया है उनके फ़ी में। जैसा कि B.Ed में 5200 जहाँ लड़कों को देना पड़ रहा है, वहीं लड़कियों के लिए सिर्फ़ और सिर्फ 1150 ही है। तो ये सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर में। अगले जो 3 सेमेस्टर जो B.Ed में देने होंगे वहाँ बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए बराबर हो जाएंगे। और इसी तरह से नीचे यहाँ पॉलिटेक्निक के भी फ़ी दिए हुए हैं कि बॉयज़ के लिए 2750 रुपये और गर्ल्स के लिए 1150 रुपये। ये पर सेमेस्टर का दिया हुआ। अगले सेमेस्टर में इससे फ़ी लगभग थोड़ा सा कम हो जाता है। जैसे यहाँ पे बॉयज़ के लिए 5200 रुपये और 5000 है, तो उससे 200 कम होकर 4800, 4700, इस तरह से लगभग नेक्स्ट सेमेस्टर में आपको पेमेंट करने होंगे। और नेक्स्ट सेमेस्टर से लड़के और लड़कियाँ दोनों को बराबर से पेमेंट करने होंगे। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आपको फ़ी के बारे में समझ में आ गया होगा कि कुल किस कोर्स के लिए कितने फ़ी देने होंगे।
और फिर बॉयज़ को कितने देने होंगे, गर्ल्स को कितने देने होंगे, और हेड क्वार्टर में जो लोग एडमिशन लेना चाह रहे हैं उनको कितने पेमेंट करने होंगे, और जो हेड क्वार्टर से बाहर यानी ऑफ कैंपस में एडमिशन ले रहे हैं उन्हें कितने पेमेंट करने होंगे। और मैंने ये जो पीडीएफ तैयार किया है इसका लिंक वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में या फिर ऊपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दोनों जगह दे रहा हूँ, आप वहाँ से डाउनलोड करके इसे देख सकते हैं। अब मैं वीडियो में आखिर चीज़ यानी रिज़र्वेशन पर चर्चा करने जा रहा हूँ कि कुल कितनी रिज़र्वेशन मिलती है। जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं, रिज़र्वेशन फॉर SC ST OBC वुमेन कैंडिडेट या फिर EWS कैटेगरीज़। तो इनके लिए यहाँ रिज़र्वेशन की लिस्ट बताई गई है कि अगर आप SC या ST कैटेगरी से बिलोंग्स करते हैं तो SC के लिए 15% सीटें रिज़र्व है, और उसी तरह से ST के लिए 7.5 यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म से जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्वेशन दी गई है मानो उसे फॉलो करती है। या फिर उसी तरह से OBC यानी अदर बैकवर्ड क्लास से जो लोग बिलोंग्स करते हैं उनके लिए 27% रिजर्वेशन है। और फिर मानू में एक और ख़ास चीज़ है जो मानू को दूसरे अलग यूनिवर्सिटी से अलग बनाती है, और वो क्या है, वो है कि वुमेन स्टूडेंट्स के लिए 33% रिजर्वेशन मानू में वुमेन को देती है। जो महिला यानी गर्ल्स कैंडिडेट्स हैं उन्हें 33% रिजर्वेशन मिलेगा। या उसी तरह फिर PWD जो फिज़िकल हैंडीकैप फिज़िकल चैलेंज्ड स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए 0.5% रिजर्वेशन दिया जाता है। और उसके बाद जो नीचे यहाँ देख रहे हैं, जो मोदी गवर्नमेंट ने जनरल कैटेगरी के लिए यानी अपर कास्ट के लिए नए रिजर्वेशन इस्टेब्लिश किया है, उसके अकॉर्डिंग 10% रिजर्वेशन EWS कैटेगरी को भी मिलेगा। यहाँ स्क्रीन पर लिखा हुआ है, आप इसे देख सकते हैं। फिर इस वीडियो में मैंने आप सबों को 3 इम्पोर्टेंट चीज़ें बताई हैं। फर्स्ट ये कि रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट क्या कौन कौन सी हैं, यानी जब आप एडमिशन के लिए जाएंगे तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको साथ लेके जाना ज़रूरी और लाजमी है। साथ ही साथ रिज़र्वेशन किन्हें कितनी दिया जाता है, यानी कितनी सीटें महफूज हैं किस कैटेगरी के लिए। और तीसरी चीज़ जो थी वो फ़ी पेमेंट के बारे में, क्योंकि कई सारे दोस्त मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ रहे थे कि फ़ी पेमेंट क्या होगा, कितने लगेंगे, कब देने होंगे, किस तरह से देने होंगे। तो मैंने बहुत अहम चीज़ें जो आप लोगों ने हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखी थी, मैं उन चीज़ों पे डिस्कस किया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए ये मुफीद हो, आपको ये फ़ायदेमंद साबित हो। चलते चलते एक रिक्वेस्ट कर दूं कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सकें और वो उनके तमाम डाउट, तमाम कन्फ्यूज़न और तमाम टेंशन उसकी दूर हो सके। तो आज की इस वीडियो में दीजिए हमें इजाज़त, मिलेंगे फिर आप सबों से अगली वीडियो में अगले टॉपिक पर। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट। सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल और बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट नॉलेजेबल वीडियो सबसे पहले पाने के लिए।